राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। वीरेंद्र भाई, एक सिंपल सा सवाल है। बिहार हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, खाता नहीं खुला, एकदम मिट्टी पलीद हो गई। हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गए, बंगाल हार जाएंगे, असम हार जाएंगे, यूपी हार जाएंगे। इसके बावजूद एक छत्र नेता बने रहेंगे कांग्रेस के राहुल जी? पहला सवाल। और क्या वाकई मोदी ने विपक्ष को एकदम मटिया मेट कर दिया है बिहार के बाद? बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में विपक्ष की क्या भविष्य देखते हैं आप? एक सवाल। अब आपको बोलना है 20 मिनट। देखिए, जो 2024 जून में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरीके से एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलित पिछड़ों का जो है जो जो संवैधानिक आधार है वो समाप्त हो जाएगा, ये सब कहानी की गई। और बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, इसने भी अपोजिशन के ने जो फर्जी आग जलाई थी उसमें घी का काम किया। और जो फैजाबाद जहां पे अयोध्या भी आता है, वहां पे से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 4-5 बार के सांसद लल्लू सिंह का ये बयान था कि अब की बार हमको 400 पार चाहिए, हमको संविधान बदलना है। तो इसने भी अपोजिशन की अफवाह को बहुत बल प्रदान किया। और लेकिन बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान ये नहीं बताया कि अब की बार 400 पार आपको क्यों चाहिए। तो अपोजिशन के इस झूठे आरोप को बहुत ताकत मिल गई, बहुत बल मिल गया। और दूसरी बात आप देखिए कि यूपी से बीजेपी की सीटें कम होके आ गई 33, और जहां की और जबकि 70 के ऊपर थी। तो यूपी में जितनी सीटें कम हुई, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। 240 थी, 272 चाहिए लोकसभा में बहुमत के लिए। समाजवादी पार्टी को 37 मिल गई, कांग्रेस को 6 मिल गई, टोटल सीटें 80 हैं। और बीजेपी का जो अपना अंतर विरोध था, ये भी था कि साहब अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ में अनबन है। योगी आदित्यनाथ 35 सीटों पे उम्मीदवारों को बदलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने उनकी बात को नहीं माना। वो सारे के सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो ये जो जो लोकसभा का चुनाव परिणाम था 24 का, वो विपक्ष की जीत कम था, यूपी की बात कर रहा हूं, वो बीजेपी के अपने कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध की वजह से ज्यादा हुआ। तो ये बात तो अब जग जाहिर है कि क्या हुआ। उसके बाद से जो इन्होंने कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए हैं, सरकार और नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, और अब तो ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, और इसको इसको आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन चाहिए, इसको बिहार की जेडीयू का समर्थन चाहिए, इनके बगैर ये सरकार गिर जाएगी, ये सब कहना शुरू कर दिया। उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा में। बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस तीन विधानसभा चुनाव में 48 सीट लेके उन्होंने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। नवंबर में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वहां पर भी बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस 132 से 134 सीटें उनको आई, और वहां के सदन में बीजेपी अपने स्पष्ट बहुमत से केवल 7 या 8 सीटों से दूर रह गई थी, इससे भी कम। उसके बाद चुनाव हुआ दिल्ली में फरवरी 2025 में। बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस और 48 सीट के पास के साथ उनका स्पष्ट बहुमत आया, उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद इलेक्शन हुआ बिहार में अभी नवंबर में। वहां पर भी एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस, जहां बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी 89 सीट पर, फिर जेडीयू थी, और 243 के विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिली। तो ये 4 विधानसभा चुनाव परिणामों ने ये तीन बातें बहुत साफ की कि पहली, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम था, वो भारत की राजनीतिक सच्चाई का वास्तविक दर्पण नहीं था। ये अब कम्युनिस्टों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम अनरियल था, अवास्तविक था, जो जो ये नहीं दर्शाता है कि बीजेपी की ताकत वास्तव में कम हुई है। दूसरी बात,
इन 4 चुनावों के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस अब जो है इतिहास की चीज हो गई है। इंडिया अलायंस के 2 पैर थे, एक कांग्रेस और एक क्षेत्रीय पार्टियां। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि उन दोनों पैरों में पोलियो हो गया है। ना कांग्रेस ने अपनी ताकत कहीं बढ़ा पाई, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में और बिहार में कहीं पर भी कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़ी। इन चारों राज्यों में कहीं पर भी क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत नहीं बढ़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जो जो एक आध छोटी मोटी पार्टियां थी। एक तो विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी कह रहे थे कि मुझको डिप्टी सीएम का पद चाहिए, उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता 15 में। तो यानी कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां दोनों ही धराशायी हो गई इन पिछले 1.5 सालों में, 118 महीनों में। और दूसरी बात, ये बात भी साबित हो गई कि 1990 में मंडल लागू होने के बाद जो सो कॉल्ड सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई थी, वो बुरी तरीके से घनघोर, कट्टर और भ्रष्ट जातिवादी राजनीति में बदल गई पिछले 35 सालों में, और अब बिहार में बिखर गई। लालू यादव का जो था शिराजा बिखर गया है। जो उनका नारा था 1990 में, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो। यूपी में नारा था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। तो ये तो बिहार की राजनीति से एक स्पष्ट संदेश ये निकला है कि अब जाति आधारित अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इलेक्शन जीतने का शॉर्टकट नहीं रह गया है। बिहार के मतदाता ने जो महाभारत के युग का जो अक्षय पात्र था कि उसमें सदैव भोजन बना रहेगा, तो जाति का अक्षय पात्र जो है बिहार में अब खंड खंड होके टूट के बिखर गया है। ये एक तो ये बात आई है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस इसमें कहां है। कांग्रेस जो है लगातार चुनाव के बाद से, या बल्कि पिछले 11.5 सालों से नरेंद्र मोदी बीजेपी के ऊपर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। 2014 में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक बार आ गया, ये तो ऐसे ही है, अगली बार इनको हम हटा देंगे। फिर 2019 में भी बीजेपी आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहना शुरू कर दिया चौकीदार चोर है। इन्होंने जो फ्रांस से भारतीय वायुसेना ने जो रफाल फाइटर जेट खरीदे थे, उसमें फर्जी मुद्दा बनाया। एचएएल को टारगेट बनाया कि एचएएल को अडानी को बेच दिया है, क्या क्या कहा, बेच दिया, सब किया। 19 में भी आ गए, तब इनको लगा यार अब ये तो भाई बहुत गंभीर मामला हो गया है। फिर इन्होंने जो है नए सिरे से अभियान शुरू किया, और जिसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भारत की सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, भारत की सरकार की संस्थाओं के खिलाफ लोगों में असंतोष पैदा करो, लोगों की विश्वसनीयता को खंडित करो, उनके प्रति अविश्वास पैदा करो। तो अब जो है उसी रणनीति के तहत चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, और बिहार के चुनाव को जनादेश की बजाय ज्ञानादेश कहा जा रहा है। तो ये परिवर्तन आया। तो कांग्रेस अभी भी संविधान को अंडरमाइन करने, संविधान को साबोटेज करने, संविधान को सबवर्ट करने, इंडियन नेशनल स्टेट को सबवर्ट करने, ध्वंस करने के अपने अभियान में लगी हुई है। जैसा आपने देखा कि जून 2025 में जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव को लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अधिसूचना जारी की, उसका विरोध शुरू हो गया। जुलाई में उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जुलाई से अक्टूबर के बीच में 11 सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आदेश में कहीं कोई उसको त्रुटि, खामी नजर नहीं आई। केवल सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि आधार को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दीजिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो मानने वाले हैं नहीं। इन्होंने सितंबर में बिहार में वोट चोरी अधिकार यात्रा निकाली। बिहार के मतदाताओं ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। तेजस्वी ने उसके बाद यात्रा निकाली, उन्होंने एक बार भी वोट चोरी का नाम नहीं लिया। तो बिहार में वोट चोरी मुद्दा नहीं बना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने यहां तक कहा कि 65 लाख लोगों के नाम निकाले गए, लेकिन 65 लोगों ने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसका नाम काट दिया गया, और जब उसने उसके खिलाफ आवेदन दिया चुनाव आयोग को, तो मुझको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा।
यानी बिहार में ये मुद्दा नहीं बना। और इस बीच वो एटम हाइड्रोजन बम फोड़ते रहे, कभी हरियाणा को लेकर के, कभी कर्नाटक के चुनाव को लेकर के, कभी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। तो और कांग्रेस अपने इसी अभियान पे अब भी जारी है। एसआईआर के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली होने जा रही है। कि उनका दावा है कि 5 करोड़ लोगों के उसमें हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रपति को दिया जाएगा। जैसा कल आपने कहा कि जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं वोटर लिस्ट से, अगर उनकी सूची ले आती कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा होता। और ये 5 करोड़ लोगों के मतदाता, 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर को जुटाने की कांग्रेस के पास सांगठनिक क्षमता है ही नहीं। आपने इस पर बिल्कुल सही कल कहा था कि ये फर्जी है, ये उनके दम में ही नहीं है। तो अब कांग्रेस के सामने अब रास्ता बचा है कि वो किसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को, अपनी उपस्थिति को से बनाए रहे कि केवल वही एक पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे सकती है। इसके अभियान में कांग्रेस अब काम कर रही है और यही आगे भी करती रहेगी। और जब कांग्रेस ये माहौल बनाएगी, जो उसका इकोसिस्टम है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल गैंग के नाम से पुकारते हैं, ये इकोसिस्टम यही माहौल बनाएगा। ओनली कांग्रेस कैन फाइट। तो इससे ये क्या करेंगे कि ये अपने क्षेत्रीय दलों पे दबाव बनाएंगे कि आप हमारे पीछे चलिए। जी सर, एक तरह से अगर देखा जाए, भाई लगभग 95 या 100 कितने लोग गिनते हैं, इतने चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी। 95 भी चुनाव हार एकदम चुके हैं। 95 चुनाव, इसके 95 चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद कोई उनका परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता, कोई उन पे सवाल नहीं उठाता। वो एकदम एक मात्र राजा के रूप में कांग्रेस में जमे हुए हैं। चुनाव जीतने का कोई प्रयास करते नहीं दिखते, सिर्फ बहानेबाजियां करते हैं। जाके कोलंबिया घूम आएंगे, फिर चुनाव लड़ लेंगे, फिर एक दिन राजनीति कर लेते हैं, 29 दिन मौज कर लेते हैं, पार्ट टाइम। सर ये सिचुएशन, अच्छा यही हाल विपक्षी पार्टियों का है, रीजनल पार्टीज का। मुख्य नेता मर चुके हैं, उनके लकी स्पर्म्स बैठे हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव दिन में 12 बजे सो के उठते हैं, उनकी कोट की जेब में वोदका का अद्धा होता है, दिखाई देता है। मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे है जानकारी। अच्छा। और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, एक ट्वीट कर दिया, एक आध फेसबुक पोस्ट, वो भी लक्ष्मण यादव लिख देते हैं। वो ये वाली राजनीति, तो सर ये राजनीति तो मोदी को सूट करती है। भाई आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका विपक्षी, आपको पता है कि दिन रात, मान लीजिए हॉकी का एक टूर्नामेंट आने वाला है, आपकी टीम दिन रात पसीना बहा रही है, दिन रात ट्रेनिंग कर रही है, और आपका जो विपक्षी है वो आप देख रहे हैं कि सर रात भर नाइट क्लबों में नाच रहा है, दारू पी रहा है, सुबह 11 बजे सो के उठ रहा है। तो आपको तो और मजे हैं सर, बल्कि आप तो चाहेंगे कि ऐसा करता रहे। कांग्रेस का जो अभियान है वो केवल राहुल गांधी की लीडरशिप को बचा के रखने का है, बस। कि कांग्रेस में राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको कहीं से चुनौती ना आए। 2 साल पहले जो ग्रुप 22 का अभियान आप देख चुके हैं, और उसके जवाब में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बार बोल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये हाईकमान तय करेगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है, उसके बाद हाईकमान कौन है भाई? तो राहुल गांधी की लीडरशिप को बचा के रखना है, उनका यही अभियान है। और कांग्रेस जैसे चल रही थी ऐसे ही चलेगी। कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और इस बीच परिवर्तन ये एक जरूर आ गया है कि समाजवादी पार्टी के लोग अभी ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि कांग्रेस से गठबंधन समाप्त हो चुका है। कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में था, वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की पार्टी होगी। यानी इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस जो है वो केवल लोकसभा के लिए है, राज्यों के लिए नहीं है।
और महाराष्ट्र में भी जो इलेक्शन हुआ था नवंबर 2024 में, उसमें इंडिया अलायंस नहीं लड़ रहा था, वहां पे महाविकास आघाड़ी और जो कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, और जो दूसरा जो बीजेपी और एनसीपी है और शिवसेना है, वो है महायुति। तो उनका कहना है कि ये चुनाव जो है, ये गठबंधन इंडिया राज्यों के लिए नहीं है, ये केवल लोकसभा के लिए है। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी को परेशान किया, तेजस्वी को हैरास किया, राहुल गांधी ने अंतिम समय तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, और जब 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 आरजेडी का दबाव पड़ा कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस ने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा। उन्होंने कहा, इस बात को पीएम ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा भी बनाया कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रख करके अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कराया। तो समाजवादी पार्टी में यूपी में अब ये बात उनके दिमाग में स्पष्ट बैठ गई है कि कांग्रेस इसी तरीके से उनको भी हैरास करेगी, परेशान करेगी, और हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन इनके बीच में रह करके जिस तरीके से बिहार में अक्टूबर में पहले और सेकंड फेज का नामांकन की डेट निकल गई, विड्रॉल की डेट निकल गई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया। लगातार झगड़े बने रहे। जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में टिकटों के बंटवारे को बेचने का आरोप लगा, राजू कृष्णा अल्लावरू को हटाया गया, लोगों ने तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं पैसा इकट्ठा करने के। तो समाजवादी पार्टी यूपी में इतनी मजबूत स्थिति में तो है ही कि वो अपना लीडर अपोजिशन का कद जो बना रखेगी, और कांग्रेस से उसे कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस केवल डर ये दिखाती है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो आपसे मुस्लिम वोट छिटक जाएगा, लेकिन कांग्रेस को भी ये मालूम है कि अगर वो अकेले लड़ेगी तो खाली मुस्लिम वोट के जरिए उसकी नैया पार नहीं होगी, और भी वोट चाहिए आपको, अन्य वर्गों का, हिंदुओं का। वो चाहे आप उसको जाति के नाम से आइडेंटिफाई करें या उसको हिंदू के नाम पे आइडेंटिफाई करें, आपको गैर मुसलमान वोट चाहिए। तो इस समय जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ठहराव की स्थिति है, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, और एक नई चीज शुरुआत ये हो रही है कि अब समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का विरोध करने का फैसला कर लिया है, और ये कहा जा रहा है, और इस बारे में योगेंद्र यादव लंबा लेख भी लिख चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में, जो कि इंडिया अलायंस के ही प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि ये बैकवर्ड कास्ट की जो सेंसस होगी, जो जनगणना होगी, उसके बाद जो डाटा आएंगे, उसके आधार पर ये बैकवर्ड कास्ट के आरक्षण को 3 हिस्सों में बांट देंगे, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड। इससे बैकवर्ड कास्ट की जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, जो चुनावी ताकत है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अब और आपको याद ही है कि इस साल अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि अब जब 26 में जनगणना होगी तो उसमें जाति का कॉलम भी होगा। तो अब बीजेपी जाति जनगणना की मांग को मान लेगी, ऐसा इनको सपने में उम्मीद नहीं थी। अब इनको लगा कि जाति जनगणना की बात अगर केंद्र सरकार ने मान ली है, तो इनके हाथ से हिंदू समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का, खंडित करने का, तोड़ने का जो उनके पास इतना बड़ा हथियार था, वो उनसे छिन गया। ये भी हो रहा है अभी। तो ये जो है अब अंततः स्थिति ये आएगी कि समाजवादी पार्टी अपने बल पर लड़ेगी। और एक और चुनौती जो समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी विशाल रैली की बहुजन समाज पार्टी ने, आपको मालूम ही है। अब कल बहुजन समाज पार्टी ने एक नया कार्यक्रम की घोषणा की है कि यूपी के जो उनके बड़े जो ऑफिस बिजर हैं और आम कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी के दिन दिल्ली में जहां वो रहते थे, जहां स्मारक बनाया गया है, वहां वो पहुंचे। तो दिल्ली में भी 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी द्वारा बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी है। अगर बहुजन समाज पार्टी सारी सीटें लड़ती है 403, और बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर अगर 10% से ऊपर जाता है, इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा।
और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की एक और ताकत है कि वो मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट दे सकती है। कई बार वो 90 या उससे अधिक विधायक जो है मुस्लिम को टिकट दे चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने जाति जो उनकी मजबूरियों के चलते कभी ये संख्या 40 के पार नहीं गई है। तो अगर पश्चिम यूपी मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, बरेली मंडल है, जहाँ पे सर्वाधिक आबादी है मुसलमानों की, अगर यहाँ पे अगर बहुजन समाज पार्टी बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दे देती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन वहीं सफल होता है, जहाँ मुसलमान के साथ यादव भी हो या अन्य जातियां हों बैकवर्ड कास्ट की जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है, तभी उसका कॉम्बिनेशन क्लिक करता है। जैसे आगरा में समाजवादी पार्टी का समर्थन है, लेकिन आगरा में चूंकि यादव नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को कभी आगरा शहर में सीट नहीं मिलती, न लोकसभा की और न विधानसभा की। तो ये सब समस्या आने वाली है। तो आने वाला समय जो है, कुल मिलाकर के अपोजिशन जो है इसी तरीके से अंतर विरोधों में घिरा रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी केवल अपना जमीनी स्तर पे काम करती है। एक कांग्रेस के सांसद से मेरी इस विषय में चर्चा हुई, तो उसका कहना है कि जिस तरीके से हजारों आदमी बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी महीनों से बिहार में पड़े हुए थे, गांव में, ब्लॉक में, तहसील में, जिला स्तर पर सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से। इस मॉडल पे अपोजिशन की कोई पार्टी काम कर ही नहीं सकती। एक बहुत बड़े जो है कटु आलोचक है नरेंद्र मोदी के, जो पिछले 11 साल से अभियान चला रहे हैं, अजीत अंजुम। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे अपनी लिखा कि वो आरा से पटना जा रहे थे, तो एक सड़क किनारे एक ढाबे पे एक नेताजी बैठे हुए थे। मैं पास गया तो देखा कि वो यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो इस समय यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। फिर उन्होंने लिखा कि वो बेतिया के होटल में, जहां वो ठहरे थे, उसके रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे। एक नेता उनको देख रहा था, उससे उनकी आंखें चार हुई। वो नेता उठ के आया, बोला कि मैं सतीश गौतम हूं, मैं अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद हूं। तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता अपोजिशन में है ही नहीं। कांग्रेस का कोई नेता अगर अगर जाएगा बिहार के किसी इलाके में, गांव में, तो कहेगा मेरे ठहरने की व्यवस्था क्या है, मेरी शाम की व्यवस्था क्या है। बीजेपी के हर प्रदेश में जहां जहां उनके कार्यालय हैं, संघ परिवार के किसी भी संगठन में जहां कार्यालय हैं, वहां पे 2-4 लोग स्थायी रूप से रहते हैं। हर कार्यालय में सुबह शाम दाल रोटी सब्जी सामान्य शाकाहारी भोजन बनता है। और वो अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है, आपको याद होगा हिमाचल के चुनाव में, कि मैं यहाँ आता था तो मैं यहाँ सुबह बासी रोटी खाता था। याद होगा आपको, एक बार पीएम ने कहा है ये बात। तो ये बासी रोटी खाने वाले जो हैं कांग्रेस के लोग जो है, कहाँ खा पाएंगे बासी रोटी। इनका तो पेट खराब हो जाएगा। और बिहार में अगर अगर ये हमारे मंत्री जी, ये सांसद जी जाके रह रहे हैं, तो वहां वो आरओ का पानी नहीं पी रहे हैं, वो वहां बिहार के गांव का पानी पी रहे हैं, कुएं का पानी पी रहे हैं। तभी तो उनके बीच में रह पाएंगे आप। तो ये जो बीजेपी का, और मैं जैसा मैंने कहीं भी कहा भी था कि 1991 में कल्लार मिश्रा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। तब वो नारा देते थे, 1 यूथ 20 यूथ, 1 बूथ 20 यूथ। तो ये एक लक्ष्य था, ये नहीं था कि उन्होंने पूरा कर लिया है। बीजेपी ने आज ये लक्ष्य पूरा कर दिया है। मुझे याद है 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ था, और यूपी और योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, और प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था मार्च में। और मई में लखनऊ के एक बड़े ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें अमित शाह आए हुए थे। 30,000 विस्तारक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, और अमित शाह उन सबको विदा कर रहे थे कि आप लोग यूपी के सारे 75 जिलों में जाइए, विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, संगठन का काम कीजिए। अब मई की गर्मी का अंदाज, जिस पार्टी को 26 साल बाद यूपी में सत्ता मिली हो मार्च के महीने में, और उसी के 1.5 महीने बाद वो पार्टी मई की भरी गर्मी में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, जाओ जिले जिले में जाओ, ब्लॉक में जाओ, गांव में जाओ, और संगठन का विस्तार करो। क्या ऐसे कांग्रेस कभी काम कर सकती है? क्या ऐसे कभी समाजवादी पार्टी काम कर सकती है? ऐसे काम नहीं कर सकती ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे।
तो जब आप ग्रासरूट लेवल पे धरातल पे काम नहीं कर सकते तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? ईवीएम खराब है, ईवीएम में बेईमानी है, मतदाता सूची खराब है, मतदाता एसआईआर बेईमानी है और वोट की चोरी हो रही है, एसआईआर बेईमानी है, दलित पिछड़े मुसलमानों को मत डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, यही झूठ आप बोलेंगे। लेकिन धरातल पे काम भी तो करिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार कह चुके हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया, और अभी उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि अब हम काम कर रहे हैं सैचुरेशन पे। यूपी गवर्नमेंट भी जीरो पॉवर्टी पे काम कर रही है कि जो हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, आवास है, बिजली है, एलपीजी है, शौचालय है, वाटर कनेक्शन है, पीएम किसान सम्मान योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, और फ्री खाद्यान्न योजना है। ये 8 योजनाओं से कोई लाभ पाने से छूट तो नहीं गया। तो जो लोग छूट गए हैं उनको कवर करो इससे। और जिन लोगों को आप 8 योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, अरे कुछ वो भी तो करता होगा अपने जीवन यापन के लिए। और जब पीएम कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया, तो उनके इस दावे के जवाब में अभी तक कांग्रेस या विपक्ष की ओर से एक भी तर्क नहीं आया है। 12 करोड़ लोगों को अगर देश भर में एलपीजी सिलेंडर दिया गया है, यूपी में जो है 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया गया है। यूपी में पिछले 8 साल में जो पावर की डिमांड है वो 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। मार्च 2017 में 16,000 मेगावाट की सप्लाई कैपेसिटी यूपी पावर कॉर्पोरेशन की थी। आज ये 32,000 मेगावाट है। तो ये बिजली की आइसक्रीम तो नहीं बन रही है ना, गांव गांव बिजली जा रही है ना। तो ये तो, और जो बात एक नई की है पीएम ने, जो उनको करते हुए 11 साल हो गए, आकांक्षी जनपद, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने भी पिछले हफ्ते कहा कि केंद्र सरकार ने उनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मान लिया था। हमने उनको कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट की आकांक्षा है, एस्पिरेशन है, यहाँ काम होना चाहिए। और पिछले 10 साल में हर उन सारे जिलों के जो जितने मानक थे डेवलपमेंट के, उस सब में उनमें लगातार वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो इसका मुकाबला आप नरेंद्र मोदी को लगातार बदनाम करके, लगातार गाली दे करके, अपमानित करके, अडानी अंबानी रोज आप अडानी का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं, इससे आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। जी जी। तो सर, कहने का मतलब है कि विपक्ष पूरी तरह किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, बिल्कुल टोटली डिमोरलाइज है। कंफ्यूज है। उसको समझ में नहीं आ रहा ये जो बीजेपी का जगरनॉट है, बीजेपी का जो ये चुनावी रथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, इसको रोकें कैसे। पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है बीजेपी ने, अपने संगठन ने, उनके काम करने के ढंग ने, और निश्चित रूप से मोदी जी की लीडरशिप ने। सर, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। दोबारा आपसे बात होगी किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।